हो जाएगी। और इससे पहले प्रोफेसर तिवारी ने जो बातें कही थी वो भी शायद मेरे वक्तव्य में कुछ कुछ आ जाएंगी। मित्रों, भारत बोध को कब से मैंने अपने अनुसंधान और चिंतन का विषय बनाया, इसके बारे में जरा मैं 2 शब्द पहले कहूँगा। ये 1995 की बात होगी कि मेरे मित्र योगेंद्र यादव ने मेरा परिचय एक दुबले पतले विद्वान से कराया, इनका नाम सुनील खेलनानी था, और उस वक्त वो लंदन के किसी एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे। तो योगेंद्र ने मुझे बताया कि सुनील की एक किताब आजकल बहुत ही लोकप्रिय हो रही है, सुपरहिट हो रही है। उस किताब का शीर्षक है आइडिया ऑफ इंडिया, और सुनील भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि आप इस किताब का हिंदी में अनुवाद कर दें। मैंने उस किताब को थोड़ा देखा 2-3 दिन सुनील से लेने के बाद, मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में ये किताब हिंदी में आनी चाहिए। उसके बाद मैंने 7-8 महीने लगाकर उस किताब का हिंदी में अनुवाद किया और भारतनामा के नाम से वो किताब प्रकाशित हुई। किताब पॉलिटिकल साइंस के छात्रों में और वैसे भी जो लोग गंभीर किताबें पढ़ना चाहते हैं उनके बीच में बहुत लोकप्रिय किताब हुई। बहुत लंबे अरसे तक दिल्ली विश्वविद्यालय में वो जो पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए जो रीडिंग मटेरियल होता है, महत्वपूर्ण रीडिंग मटेरियल के तौर पर उसको स्वीकृत किया जाता रहा। आजकल क्या हो रहा है ये इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। सुनील खेलनानी की ये किताब भारत बोध का जो नेहरूवादी मर्म है उसकी बेहतरीन नुमाइंदगी करती थी। नेहरूवाद का मर्म क्या है, बहुत ही संक्षेप में मैं कहूंगा, यूरोपियन प्रबोधन से निकली धारणाओं में थोड़ी सी प्राचीन भारतीय प्रज्ञा का छौंक लगाया जाए। नेहरूवाद का पहला मर्म यह है। दूसरा मर्म यह है, इसके बाद वो छौंक लगाने के बाद में प्रगति, वैज्ञानिकता, उद्योगवाद और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, सेकुलरवाद, शहरीकरण और उदारतावादी दलीय लोकतंत्र द्वारा बनने वाली सत्ता, इसके इर्द गिर्द पूरा नेहरूवादी स्वप्न था भविष्य के भारत को बनाने का। हम जानते हैं कि ये स्वप्न जिस तरह से नेहरू चाहते थे उस तरीके से परवान नहीं चढ़ा। अगर वो परवान चढ़ भी जाता, अगर वो 100% सफल हो जाता वो स्वप्न पिछले 70-80 साल में, तो क्या होता, हम लोग यूरोप की एक प्रतिकृति बन के रह जाते। वो जो नेहरू का भारत बोध था, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको धरती को उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, भारत बोध के बारे में चिंतन की प्रेरणा मुझे तब मिली जब मैंने UR अनंतमूर्ति से बातचीत की। कन्नड़ के महान लेखक थे, हम सब लोग उनके बारे में जानते हैं, उनके उपन्यास पढ़े हैं, उनके उपन्यासों में बड़ी फिल्में हम लोगों ने देखी हैं। वो सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के का जो संचालन जो गवर्निंग बोर्ड था उसके सदस्य थे, तो मैं वहाँ फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव था, तो उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई। और उसके बाद भारतीयता क्या है शीर्षक से शायद उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई हिंदी में, उस पुस्तक में उससे संबंधित निबंध भी है। वहां मैंने देखा कि अनंतमूर्ति भारतीयता की एक खास तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। वो ब्राह्मण और शूद्र का विभाजन तैयार करते हैं। ये सीधे सीधे ये दिमागी और जमीनी के बीच का विभाजन है। उसके बाद अग्रभूमि और पृष्ठभूमि का विभाजन तैयार करते हैं। ये वर्चस्वकारी और स्थानीय के बीच का एक विभाजन है। और इस तरह वो कोशिश करते हैं कि परंपरा के भीतर जाकर एक इनसाइडर क्रिटिक के तौर पर परंपरा को संबोधित करें, उसको समझने की कोशिश करें। और वो कहते हैं अपने उनके व्याख्यान में, मैंने खुद उन्हें कहते हुए सुना कि जिस तरह गांधी परंपरा के इनसाइडर क्रिटिक थे, उस तरीके से मैं भी परंपरा का इनसाइडर क्रिटिक बनना चाहता हूँ। लेकिन उनके इस पूरी बौद्धिक कवायद में एक अंतर्विरोध था, एक बुनियादी अंतर्विरोध था, जिसका मैंने उससे जिक्र भी किया। उन्होंने हालांकि इसका कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर उन्होंने उस बात को टाल दिया। मैंने कहा जब अपना विचार साहित्य आप लिखते हैं तब तो ये सब बातें साफ तौर पर निकल कर आती हैं, लेकिन जैसे ही अपने कथा साहित्य में आप जाते हैं, आप कहानियां लिखते हैं या आप अपने उपन्यास लिखते हैं, वहां पर इस वैचारिकता का जो रचनात्मक साहित्य में जो अनुभूतिजन्य आख्यान होना चाहिए, वो आख्यान उसमें से निकल कर नहीं आ पाता। इसके बाद धीरे धीरे मैं भारत बोध के बारे में स्वतः सोचने लगा। फिर मुझे लगा कि मुझे किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने देखा कि जो राजनीतिक दायरा है, उस राजनीतिक दायरे में 5 तरह के भारत बोध उनके समर्थकों द्वारा संसाधित किए जा रहे हैं। एक था उसमें गांधी का भारत बोध, एक था नेहरू का भारत बोध जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक था मार्क्स का भारत बोध जो मार्क्सवादियों द्वारा परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, एक अंबेडकर का भारत बोध था और एक सावरकर का भारत बोध था, जिसकी उस जमाने में बहुत कम चर्चा होती है। और सावरकर का ये दुर्भाग्य है
कि न सावरकर की चर्चा उस जमाने में होती थी और आज जबकि राजनीति का स्वभाव, राजनीति की प्रकृति बिल्कुल बदल चुकी है देश में, और जब सावरकर की चर्चा बहुत होनी चाहिए, सावरकर की चर्चा आज भी उतनी ही कम हो रही है जितनी उस जमाने में कम होती थी। लेकिन इस तरह का जो विमर्श था, उस पर राजनीतिक गोलबंदी की जरूरतें बहुत हावी थी, इतनी ज्यादा हावी थी कि उसमें आप एक ही विमर्श को स्वीकार कर सकते थे और दूसरों को खारिज करना आपके लिए अनिवार्य था, वरना आप उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते थे, और प्रवेश करते भी तो उसके अंदर टिक नहीं सकते थे। इस तरह की एक विमर्शी संकीर्णता थी। ये 5 तरह के भारत बोध जहां एक दूसरे से टकराते हुए दिखे। पिछले 10 साल में जब भारत में अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व का इतिहास लिखने की तरफ बढ़ा, तब मुझे एक नए तरह के भारत बोध का साक्षात्कार होने की संभावना प्राप्त हुई। मैं इस भारत बोध को समझने के और इसके तात्पर्य निरूपण की प्रक्रिया के पहले चरण में हूं। और इस चरण को मैं नकारात्मक की संज्ञा दूंगा। ये नकारात्मक वो नकारात्मक नहीं है इसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई नकारात्मकता का जीवन में निषेध कीजिए, सकारात्मकता को जीवन में लाइए। ये नकारात्मकता ग्रीक दर्शन से ली गई नकारात्मकता है। ग्रीक दर्शन में इसको एपोफेटिक कहा गया है। इसका मतलब है कि कोई चीज क्या नहीं है, इसके जरिए आप उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है, क्रिश्चियन थियोलॉजी ने इस एपोफेटिक युक्ति का खूब इस्तेमाल किया है ईश्वर क्या है ये जानने के लिए। क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट हैं, ईश्वर क्या नहीं है इसके जरिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसका विलोम भी है एपोफेटिक, इसका विलोम है कैटोफेटिक। एपोफेटिक का विलोम है कैटोफेटिक, यानी सकारात्मक तरीके से कोई चीज क्या है इसके जरिए आप कैसे जानते हैं, यानी आप दोनों युक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी भारत बोध को समझने के जिस चरण में हूं, मैं उसको एपोफेटिक चरण कहता हूं। और आज मैं आपके सामने जो चर्चा कर रहा हूं वो दरअसल एपोफेटिक युक्तियों के जरिए मैंने भारत बोध को जानने की जो कोशिश की है, और जो आपके सामने मैं रखूंगा कि आप किन किन चीजों को भारत बोध प्राप्त करने में बाधक के तौर पर देखें। हालांकि उन बातों को जो हमारे सामने पेश किया गया है, उन बिंदुओं को जो हमारे सामने पेश किया गया है, वो कैटोफेटिक शैली में पेश किया गया है। वो शैली में पेश किया गया है कि वो भारत बोध को जानने की सकारात्मक युक्तियां हैं, सकारात्मक रास्ते हैं, लेकिन मैं उनको नकारात्मक रास्तों के तौर पर देखता हूं। अब मैं एक एक करके 10 बिंदु आपके सामने पेश करूंगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये 10 बिंदु जो कि भारत बोध को सकारात्मक तरीके से देखने के रूप में हमारे सामने रखे गए थे, क्यों मैं कहता हूं कि ये दरअसल भारत बोध को अगर इनके जरिए आप ना समझें तो भारत बोध की तरफ जाने का रास्ता ज्यादा अच्छी तरीके से खुल सकता है। नंबर 1, पहली बात कही जाती है परंपरा और आधुनिकता का संश्लेषण किया जा सकता है, या परंपरा को खारिज करने की बजाय उसका आधुनिकीकरण करना एक श्रेयस्कर विचार है। इस बात को कौन कौन कहते हैं? रुडोल्फ से लेकर रजनी कोठारी से लेकर एमएन श्रीनिवास से लेकर योगेंद्र सिंह तक, यानी एक से एक बड़े समाज वैज्ञानिक हैं जिनको पढ़ के हम सब लोगों ने सीखा है। ये वो समाज वैज्ञानिक हैं, जब मैं समाज विज्ञान के क्षेत्र में रंगरूट की तरह में आया था तो इन्हीं लोगों को पढ़कर, इन्हीं लोगों को सुनकर, इन्हीं लोगों का संसर्ग करके, चाय पीते हुए लोगों की बातें सुनकर मैंने बहुत सारा समाज विज्ञान आत्मसात किया था। इन लोगों का एक बना बनाया सिद्धांत है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन करने की कोशिश करनी चाहिए, और समाज विज्ञान, ये तमाम राजनीति शास्त्री और समाज शास्त्री इसके स्रोत हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम आधुनिक परंपरा और आधुनिकता के संश्लेषण पर ज्यादा जोर देंगे और उसको ही भारत बोध की तरफ जाने का विषय बनाएंगे, तो दरअसल हम लोग आधुनिकता के दायरे में, मॉडर्निटी के दायरे में एक भारत बोध को खोजने की कोशिश करेंगे, और उसकी क्या विकृतियां होंगी। क्योंकि मॉडर्निटी जिस परंपरा की चर्चा करती है वो परंपरा नहीं है, वो ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन और परंपरा में ऐसा कोई अनुवाद परक संबंध नहीं है कि बड़ी मासूमियत से कह दें कि ट्रेडिशन का अनुवाद परंपरा है, दोनों एक ही चीज है, पर्यायवाची है। दोनों पर्यायवाची नहीं है, ये मैं आगे आके बताऊंगा कि इसके अंदर चक्कर क्या है। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा बिंदु है, धर्म और विज्ञान के बीच में एक समझौता किया जा सकता है।
यह हिंदुओं की धर्मदृष्टि पश्चिमी विज्ञान की तर्कपरकता के साथ समस्या है। आवश्यकता तो बस उसके कुछ उदाहरणों को रेखांकित करने की है। सनातन धर्म के पौराणिक आख्यानों को समस्त विज्ञान का आधार मानने का आग्रह कौन करता है? आज भले ही यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कुछ एक्टिविस्टों की दावेदारी लगती हो, लेकिन दरअसल यह एक ऐसी परिघटना है जिससे सामान्य धर्मप्राण लोगों के मन में बैठी आस्था को लगातार वाणी मिलती रही है। कैलेंडर आर्ट से लेकर पुराने जमाने की पौराणिक फिल्मों के अधकचरे स्पेशल इफेक्ट्स तक और कल की 2898 में रचे गए नए जमाने के अश्वत्थामा, कर्ण और कल की अवतार तक यह लोकप्रिय संस्कृति हमारी पॉप संस्कृति का अभिन्न अंग बनी हुई है। भारत बोध के ये रूप भले ही हमारे बुद्धिजीवियों को हास्यास्पद लगे, लेकिन इसकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं है। अगर पहला सूत्र समाज वैज्ञानिकों की देन था, तो ये दूसरा सूत्र लोकप्रिय संस्कृति की देन है। नंबर 3, तीसरा तरीका हमें क्या बताया जाता है? हमें अपने रेनेसांस और एनलाइटनमेंट करने चाहिए, ताकि इसके बाद हमें पश्चिम की जरूरत ही ना पड़े। ईसाइयत का कुछ ऐतिहासिक प्रभाव समाज विज्ञानों पर देखा जा सकता है, लेकिन अंततः समाज विज्ञान हमें एक तर्कपरक संसार में ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जिस तरह प्रबोधन के उद्गम से फूटे समाज विज्ञानकों ने ईसाइयत की प्रत्यक्षता का प्रत्यक्षीकरण कर दिया, उसी तरह से समाज विज्ञानों द्वारा हमारे समाज के पुराण प्रेरित विन्यास में रैशनैलिटी का समावेश करने की आशाओं का उद्गम ज्ञान के किस इतिहास की देन है, ये हमें समझने की जरूरत है। बुद्धिजीवी के तौर पर मेरा पूरा कैरियर ही बंगाल रेनेसांस, हिंदी जाति का नवजागरण, भक्ति काल का लोक जागरण, इंडियन रेनेसांस जैसी प्रपत्तियों को सुनते समझते गुजरा है। एक चीज है स्टीरियोग्राफी ऑफ नॉलेज। दुनिया में ज्ञान की मैन्युफैक्चरिंग किन फैक्ट्रियों में हुई और किन लोगों ने की, किन शर्तों में हुई, उसका ज्ञानात्मक आधार क्या है, इसकी एक तैयार शुदा समझ जो हमें थमाई गई है, उसका परिणाम है यह सूत्र कि हमें अपने रेनेसांस और अपने एनलाइटनमेंट करना चाहिए। चौथा, इसी से जुड़ा हुआ सूत्र है, यह पश्चिमी सोशल थियरी की अनिवार्यता स्थापित करने के लिए गढ़ा गया है। इसके मुताबिक कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एनलाइटनमेंट के कुछ मूल्यों को तो मानना ही होगा। आधुनिकता की जो आलोचना आपको करनी हो कर लीजिए, अपना शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन यूरोपीय प्रबोधन के कुछ मूल्यों को हमें मानना ही होगा, जैसे समानता, भाईचारा, अधिकार, सेक्युलरवाद, स्त्री स्वतंत्रता, मेहनत कशों की पूंजी के शोषण से मुक्ति। ये तो इतनी बातें तो हमें यूरोपीय प्रबोधन ही सिखा सकता है, ये हमारे पास है नहीं। हमारे पास इनका कोई स्रोत नहीं है, कहीं से भी कोई भी ऐसी कल नहीं है जो हमें प्राप्त हो पाए। जहां तक एनलाइटनमेंट के मूल्यों का सवाल है, पश्चिम में बैठे हुए हमारे बौद्धिक आका बीच बीच में हमें यूरोपीय प्रबोधन की अनिवार्यता की याद दिलाते रहते हैं। उनका तर्क होता है कि मंगोलों, शकों, गुणों और विसिगोठों ऐसे बर्बरों का जमाना जा चुका है, लेकिन नए बर्बर कभी भी प्रकट हो सकते हैं। हाल ही में एरिक हॉक्सबॉम ने न्यू लेफ्ट रिव्यू में लिखे हुए अपने लेख में स्पष्ट किया है कि नए बर्बर कौन होंगे? नए बर्बर वे होंगे यूरोपीय ज्ञानोदन के मूल्यों का बेखटके अतिक्रमण करते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी भारतीय विद्वान ने एरिक हॉक्सबॉम की इन बातों का किसी भी तरह का कभी खंडन किया। 5, भारत को बहुभाषी बनाए रखना या भारतीयता, भारत को बहुभाषी बनाए रखना भारतीयता या इंडियननेस की गारंटी है। ये अभी एक हफ्ते पहले ही मुझे मिला है ये सूत्र। इसे रेखांकित करने से अंग्रेजी के प्रभुत्व और वर्चस्व द्वारा थोपी जा रही एक भाषा की प्रवृत्तियों के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है। जहां तक बहुभाषा और एक भाषा के द्वंद्व का प्रश्न है, अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, प्रोफेसर गणेश देवी ने अपने खुशगवार लहजे में इस प्रयोक्ति का इस्तेमाल किया है। It is in India's multilingual character that Indianness can be located. It's an emphatic statement. प्रोफेसर देवी यह बात 2025 में कह रहे हैं, लेकिन अनंत कुमार स्वामी ने हमें 1906 में 119 साल पहले एंग्लिसाइजेशन ईस्ट नामक एक परिघटना के आधार पर चली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया था। ये आनंद कुमार स्वामी का एक लेख है, इसकी कम चर्चा होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लेख है, एंग्लिसाइजेशन ऑफ ईस्ट। मैं तो समझता हूँ उसको हिंदी में अनुवाद करके एक पुस्तिका बनाकर सब लोगों के बीच में बांटा जाना चाहिए। ये 1906 में लिखा हुआ लेख था। भारत का मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर बना रहा, पर वह सिलसिला भी चलता रहा जिसका अर्थ कुमार स्वामी ने इन शब्दों में परिभाषित किया था। इसी लेख की एक पंक्ति है,
We have to deal not with the due influence of one civilization upon another, but with the obliteration of one and its replacement by another. A process which does not conduce to the encouragement of what is best in either. जब मैंने ये लेख पढ़ा था, ये करीब 7-8 साल पहले लेख मेरे हाथ कहीं हफ्ते चढ़ा नेट के ऊपर, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको डाउनलोड किया कि वो जिस तरह वो लेख नहीं डाउनलोड होता है, पूरी पत्रिका ही डाउनलोड होती है जिसमें ये लेख है। तब मेरी समझ में आया कि कोलोनियलिज्म का मर्म क्या है। कोलोनियलिज्म का मर्म है संस्कृति अंतरण, धर्मांतरण की तर्ज पर ये शब्द मैं कल्चरल कन्वर्जन की तर्ज पर कह रहा हूँ। संस्कृति अंतरण, कोलोनियलिज्म बहुत ही कुशलता से बिना कोई खास हंगामा किए हुए, आपको बिना कोई शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाए हुए ऐसी युक्तियां उसने बना दी हैं कि वो आपकी संस्कृति का अंतरण कर देता, आपकी संस्कृति को बदल देता, और आप ये मान के चलते हैं कि आप ये काम खुद ही कर रहे हैं और आपकी संस्कृति सुरक्षित है, आप दूसरी संस्कृति को सीख रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार का पूरा मामला बनता है। 6, मनुष्य अपनी दुनिया और इतिहास का निर्माता खुद होता है। ये बड़ी जोरदार चीज है, ये अपने में मार्क्सवादी जमाने से इस बात को सुनता आ रहा हूं। मनुष्य अपनी दुनिया और इतिहास का निर्माता स्वयं होता है। इसी बात को मार्क्सवादी सांस्कृतिक आंदोलन इस तरह पेश करता है कि क्रांति नए मनुष्य का निर्माण करती है। जब मैं अपने छोटे शहर में रहता था तो एक बार चंबल नदी में बाढ़ आई, तो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी लाइब्रेरी थी, तो उनकी लाइब्रेरी में पानी घुस गया, सारी किताबें फूल गई। मैं उन्हीं फूली हुई किताबों में 11वें-12वें में पढ़ता हूँ, फूली हुई किताबों में से एक किताब निकाल के लाया। वो किताब थी निकोलाई दोस्तोयेवस्की का उपन्यास था हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड, लोहा आग में जलकर फौलाद कैसे बना। अमृत राय ने उसका अनुवाद किया था, उसको पुरस्कार भी मिला था उन्हें, अग्नि दीक्षा नाम से। उस किताब की पहली लाइन लिखी थी, रोमियो डोला ने कहा था कि क्रांति नए मनुष्य का निर्माण करती है। ये अच्छा, अब अभी मैंने रुखदेर ब्रेखमान के बारे में बताया, तो वो मानवजात का आशावादी इतिहास लिखते समय हमें बताते हैं कि अगर एडम स्मिथ ने मानवीय तर्क बुद्धि के जरिए पूंजीवादी लालच को एक गुण की तरह प्रतिष्ठित न किया होता तो मनुष्य बेहतर दुनिया और इतिहास बना पाता। यानी ये परीक्षण एकदम ठीक है, वह तो बस जरा सी गलती हो गई, वरना एनलाइटनमेंट के गर्भ से एक ऐसा मनुष्य निकल ही पड़ता। बहरहाल जब इस थमाई हुई बुद्धि का अनुपालन करते हुए हम ये कहते हैं कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन वर्ल्ड एंड हिस्ट्री, तो बेसाख्ता प्रोफेसर सरन की याद आती है, जो उस कथन को हमेशा डेविल्स बार्गेन या सेल्फ ग्राउंडिंग प्रत्यय की संज्ञा दिया करते थे। 7, साहित्य, कला, चित्रकारी और संगीत का क्षेत्र औपनिवेशिकता से प्रभावित नहीं है। ऐसा कोई भी दावा कॉमिकली रिडंडेंट है। बहुत बड़े स्कॉलर्स ने जो कि ज्ञान के विउपनिवेशीकरण के पक्ष में लिखते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। ये कथन प्रोफेसर सुदीप्त कविराज का है, जिन्होंने हाल ही में विउपनिवेशीकरण का एक घोषणा पत्र तैयार किया। शीर्षक उसका ये नहीं है, लेकिन पूरा बहुत लंबा लेख, जो शायद 20,000 शब्दों का लेख होगा, वो लिखा उन्होंने ऐसी शैली में है कि जैसे कि वो डीकोलोनाइजेशन का एक मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हो। किस चीज को डीकोलोनाइज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको आधा करना चाहिए, कोई चीज डीकोलोनाइज है लेकिन फिर भी हम उसको डीकोलोनाइज नहीं कर सकते, वो फेट अकम्प्लाई है हमारे लिए। इस तरह से इसमें सारी बातें, पूरा एक प्रोग्राम दिया गया है, उसके अंदर कार्यक्रम दिया गया है कि डीकोलोनाइजेशन कैसे करना चाहिए। अर्थात अब हमारे पास डीकोलोनाइज करने के लिए थ्योरी का एक बहुत छोटा सा दायरा ही बचा है। यह दावा हाल ही में प्रोफेसर सुदीप्त कविराज ने किया है, जिन्हें मैं आज के भारतीय विद्वानों में विउपनिवेशीकरण के विचार को प्रभावशाली व्याख्याता के तौर पर देखता हूं। उन्होंने विउपनिवेशीकरण का एक घोषणा पत्र भी तैयार किया है। जाहिर है कि कविराज के घोषणा पत्र में एक ऐसे समाज के आदर्श को विचार योग्य भी नहीं माना गया है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के धरातल पर कम विकसित होने पर भी श्रेयस्कर। तो एक साइंस और टेक्नोलॉजी का लो लेवल का डेवलपमेंट अगर किसी सोसाइटी में हो तो वो समाज कैसा होगा, वो समाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन तमाम बातों के ऊपर प्रोफेसर कविराज कोई विचार नहीं करते। उन्होंने कहा साइंस और टेक्नोलॉजी जो बन चुकी है वो बन चुकी है, अब इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। यहां तक कि चिंतन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उससे तो समय बर्बाद हुआ। दूसरे, कविराज का घोषणा पत्र कला और साहित्य के इतिहास से सूचित होने के लिए भी तैयार नहीं है। वह नहीं जानना चाहता कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले कला शिक्षण के प्रारूप कैसे थे और कलाकार की निर्मिति कैसे होती थी, इन प्रारूपों को किन परिस्थितियों में चलन से बाहर होना पड़ा। वह नहीं देखना चाहते कि 1852 में चार्ल्स ट्रेवेलियन ने जब मद्रास, कलकत्ता, बंबई और लाहौर में 4 आर्ट एंड डिजाइन स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया
तो उसके बाद किस तरह पश्चिमी कला के औजारों से भारतीय विषय सामग्री को चित्रित करने वाले चित्रकारों की एक के बाद एक कई पीढ़ियां पैदा हुई। ब्रिटेन में साउथ कैनिंगटन के नेशनल आर्ट ट्रेनिंग स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित ये चारों भारतीय स्कूल 1875 तक खुल चुके थे। जब यह प्रस्ताव किया गया था उसमें राजा रविवर्मा 4-5 साल के रहे होंगे। वे तो राजपरिवार के थे, इसलिए कला शिक्षण लेके हालैंड चले गए। राजा रविवर्मा पूरी तरह पश्चिमी कलाकार थे, उनकी केवल जो विषय थे जिन पर वो चित्र बनाते थे वही केवल भारतीय होते थे। वहां उन्होंने पश्चिमी चित्रकला का प्रशिक्षण दिया, लेकिन सूजा, आरा, रजा, हुसैन जैसे कई नामचीन हस्ताक्षरों के रूप में आधुनिक भारतीय चित्रकारों की प्रतिभाशाली पीढ़ियों का जो उन्मेष हुआ, उस समय तक पश्चिमी कला शिक्षण द्वारा डाली गई इस बुनियाद पर कलात्मकता के कौन से महल की ताबीर हो चुकी थी। इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है। मॉडर्निस्ट और प्रोग्रेसिव चित्रकारों के उस विद्रोह की जांच करने में भी प्रोफेसर कविराज की कोई दिलचस्पी नहीं है जो उन्होंने परंपरागत कला शिक्षण के खिलाफ किया था। 8, भारत एक बार नहीं बल्कि 2 बार उपनिवेशित हुआ है। उसे मुसलमानों ने उपनिवेशित किया, दूसरी बार ईसाइयों ने किया। यह एक नया तर्क है। इंडिया दैट इज भारत के लेखक जे साईं दीपक से लेकर एस एन बाल गंगाधर जैसे वरिष्ठ और गुरु परंपरा में आने वाले चिंतकों द्वारा इसका प्रतिपादन किया जा रहा है। यह मामला है ही इस तरह का। इसका इस्लाम विरोधी या समर्थक होने से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। यहां तक कि जब मैं प्रोफेसर सरन को गांधी पर पढ़ रहा था, वहां भी यह बात निकल कर आ रही थी कि हिंदूपन को केवल वेस्टर्न रैशनलिज्म से ही खतरा नहीं था, बल्कि वह ईसाई और इस्लामिक खतरे से पहले से ही जूझ रहा था। मेरे ख्याल से यह रुझान और भी पीछे जाता है। रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे तो भक्त के उद्भव में इस्लामिक सत्ता से उपजे संताप को उन्होंने देखा था। प्रोफेसर सरन और उनके व्याख्याकार भी भक्त के उद्भव में इस्लामिक संताप की भूमिका को देखते थे। मेरे पिता जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ हिंदी के मूर्धन्य विचारवान पत्रकार भी थे, बीच बीच में इस फिक्रे का इस्तेमाल करते रहते थे कि हम 1000 साल से गुलाम हैं। अगर अभी यहाँ वोटिंग कराई जाए तो मेरे ख्याल से 95 वोट इसके पक्ष में पड़ेंगे कि हम लोग 1000 साल से गुलाम हैं। मेरे विचार से एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि हम सभी एक मत होंगे कि इस भारत बोध की तलाश में हमने ये गोष्ठी आयोजित की है। 12वीं सदी से पहले का भारत बोध नहीं होगा। 1206 में पहली मुस्लिम सल्तनत की भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। क्या हम लोग 1206 से पहले का भारत बोध प्राप्त करना चाहते हैं या 1206 के बाद का भारत बोध प्राप्त करना चाहते हैं? और हमें ध्यान रखना चाहिए कि विलियम जोन्स जब क्रोकोडाइल नामक जहाज पर बैठकर कलकत्ता आ रहे थे, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने उनका जज के पद पर नियुक्ति कर दी थी, तो उन्होंने क्या क्या काम करेंगे इसके उन्होंने लिस्ट बनाई थी। उनकी डायरी बहुत मशहूर है। जो प्रकाश केजरीवाल ने जो एशियाटिक सोसाइटी के ऊपर रिसर्च की है, उसमें पूरी डायरी के वो सारे नोट्स दर्ज हैं। उसमें विलियम जोन्स ने कहा था कि हम मुसलमानों के भारत में आने से पहले के भारत में कोई विचार नहीं करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। इसलिए जो प्राच्यवादी थे, जो ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने मुस्लिम अवधि के ऊपर, मुस्लिम शासन की अवधि के ऊपर कभी विचार नहीं किया। उससे पहले के भारत के बारे में ही सोचते थे, उसी के बारे में सारे तथ्य जमा करते थे। 9, भारतीय समाज का बहुलवादी और ग्रहणशील होना स्वागत योग्य है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम पुरातनपंथी होते चले जाएं। आखिरकार बहुलतावाद और ग्रहणशीलता की खूबी पश्चिमी सोशल थ्योरी के जरिए अच्छी तरह से व्याख्यायित और प्रशंसित की जा सकती है। भारतीय समाज की बहुलवादिता और ग्रहणशीलता के बारे में की जाने वाली चर्चाएं मैंने CSDS में गुजारे गए 20 वर्षों में लगातार सुनी है। कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बल्कि आशीष नंदी और धीरूभाई सेठ जैसे मेरे गुरुओं के मुंह से मैंने ये बातें बड़े संतोष और तसल्ली के लहजे में सुनी है। वे इस भारतीय यथार्थ को एक तरह से भारत के देशज उदारतावाद की निर्मितियों के तौर पर देखते थे। यानी आप कह सकते हैं यूरोप के पास ही उदारतावाद नहीं है, हमारे पास भी उसके प्रोटो इंडियन रूप मौजूद है। 10, पश्चिमी ज्ञानात्मकता से डीलिंकिंग की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हमने स्वयं को पश्चिमी सामाजिक सिद्धांत से डीलिंक कर दिया तो लिंक करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा? अगर हमने वेस्टर्न सोशल थ्योरी से अपने को डीलिंक कर दिया तो लिंक करने के लिए हमारे पास क्या बचेगा? अर्थात भारतीय परंपरा से निकली विपुल ज्ञान राशि की प्रासंगिकता के बारे में अभी कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता है। हमें कहीं ना कहीं अपने आप को लिंक तो करना ही पड़ेगा, और ज्ञान के बाजार में ज्ञान का एक ही रूप उपलब्ध है, दूसरा रूप ही उपलब्ध नहीं है, वो है पश्चिमी ज्ञानात्मकता। उसके साथ लिंकिंग ही हमारा डिफॉल्ट लिंकेज है। जहां तक डिलिंकिंग की थीसिस का सवाल है, वह तो अब काफी प्रचलित हो चुकी है। सबसे पहले 1985 में मिस्र के समाजशास्त्री समीर अनीम ने
अमीन ने राजनीतिक और आर्थिक दायरे में इसकी पेशकश की। कुल मिलाकर यह एक सीमित पेशकशी थी। अमीन यूरो केंद्रीयता की आलोचना तो करते थे, लेकिन मार्क्सवाद और प्रकारांतर से आधुनिकता की मृत तृष्णा से उन्होंने अपना पल्ला नहीं छुड़ा पाया था। वाल्टर मिन्योलो ने इस विचार को उठाया और ज्ञानात्मकता के दायरे में ले गए। उन्होंने पेरू की समाजशास्त्री एनिबाल क्यानो द्वारा रचे गए डीकोलोनियलिटी के विचार से इसे जोड़ा और 2007 में डिलिंकिंग शीर्षक से एक अभूतपूर्व और लगभग पुस्तकाकार निबंध लिखा। इसमें 80 के दशक से तैयार किए जा रहे द्वीप प्रवेशीकरण की विमर्श का बेहतरीन निचोड़ निकाला गया था और उनके इस निचोड़ का निचोड़ अगर समझना हो तो मिन्योलो साफ तौर पर कहते दिखते हैं कि द्वीप प्रवेशीकरण की कोशिशें तो बहुत हो चुकी, लेकिन अभी तक 3 चीजों से एक साथ छुटकारा पाने का आग्रह नहीं किया गया है। वे हैं बाइबिल, एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स। यहाँ बाइबिल का मतलब सामान्य ईसाइयों की मजहबी और आध्यात्मिक आस्थाओं से नहीं है। यहाँ बाइबिल का मतलब उस मेटा डिस्कोर्स से है जिसके तहत यूरो ईसाइयत, जो पूर्व अन्य गैर पश्चिमी समाज की ईसाइयत से भिन्न है, पश्चिमी सभ्यता की सांस्कृतिक और ज्ञानात्मक आधारशिला बन गई है। एडम स्मिथ का मतलब है पॉलिटिकल इकोनॉमी का परिप्रेक्ष्य, जिसकी मार्क्स ने उसकी आलोचना की प्रक्रिया के जरिए न केवल पूरी तरह से स्थापित किया, बल्कि मानवीय जीवन के हर दूसरे प्रश्न को इसके मुकाबले 2 दर्जे पर धकेल दिया। इसलिए उदारतावाद और समाजवाद अपने घरेलू झगड़े को सारी दुनिया पर यूरो केंद्रीयता के जरिए प्रक्षेपित कर पाया और पॉलिटिकल इकोनॉमी एक सुपर मेटा डिस्कोर्स बन गई। पॉलिटिकल इकोनॉमी बेस है, बाकी सब सुपर स्ट्रक्चर है। ये 10 सूत्र हैं। मेरा मानना यह है कि अगर हम इसे एपोफेटिक तरीके से देखेंगे तो हम इन सूत्रों की आलोचना करेंगे और उसके जरिए हो सकता है एक संभावना खुल सकती है कि हम लोग कैटोफेटिक शैली में भारत बोध की तरफ आए। अब मैं मैंने 10 उसके 3 कीवर्ड है मेरी निगाह में। पहला है कीवर्ड ट्रेडिशन, दूसरा कीवर्ड है बहुभाषिता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, और तीसरा कीवर्ड है उपनिवेशन, कोलोनाइजेशन। मैं इन 3 कीवर्ड्स के बारे में जो मेरी समझ है उसको संक्षेप में आपके सामने रखूंगा ताकि स्पष्ट हो जाए कि मैं इन कैटोफेटिक सूत्रों को एपोफेटिक दृष्टि से क्यों देख रहा हूं। देखिए, जब हॉब्सबॉम ने कहा कि इतिहास के फलक पर नए बर्बरों के निकल पड़ने का अंदेशा है, तो भारतीय स्कॉलरों ने उनकी आलोचना क्यों नहीं की? क्योंकि भारतीय स्कॉलर जानते थे कि हम नए बर्बर हैं ही नहीं, हमारे पास तो ट्रेडिशन है और हम ट्रेडिशन का आधुनिकीकरण करने में लगे हुए, तो हम तो नए बर्बर हो ही नहीं सकते। नए बर्बर तो मुसलमान होंगे, अरब में रहने वाले लोग होंगे, ये सब अफ्रीका से हो सकता कुछ लोग हो नए बर्बर निकल आए, लेकिन हम लोग नए बर्बर नहीं हो सकते। यही उनके विश्वास का कारण था। वो मानते थे कि हमारे पास एक ट्रेडिशन है। दरअसल ये ट्रेडिशन का शब्द आया कहां से? मेरा मानना है कि 18वीं सदी से पहले परंपरा को ट्रेडिशन के तौर पर नहीं समझा जाता था। जो उपनिवेशक थे उनको लगता था कि जब वो भारत जैसे समाजों में या एशिया के अन्य समाजों में जिनका अतीत उनसे भी भव्य था और सुंदर था, उन समाजों को वो बार्बेरियन की श्रेणी में नहीं डाल सकते। उनके लिए कुछ नया होना, नई श्रेणी बनानी होगी, तो उनके लिए उन्होंने ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक एक श्रेणी बनाई। वहां से ट्रेडिशन शब्द आया, जिसको हमने परंपरा के अर्थों में विमर्श के तौर पर पश्चिमी सामाजिक सिद्धांत के निर्देशों के मुताबिक हम लोगों ने उसे ग्रहण कर लिया। अब हुआ ये, इसको वाल्टर मिन्योलो ने बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से समझाया है कि ये ट्रेडिशन को हमने कैसे आत्मसात किया और कैसे उसका अर्थ निरूपण किया ट्रेडिशन का। जबकि ट्रेडिशन दरअसल क्या थी? ट्रेडिशन ये है कि आधुनिकता के ही दायरे में, आधुनिकता के दायरे की जो बाहरी कक्षा है, लेकिन है दायरे के अंदर, ट्रेडिशन और ट्रेडिशनल लोग और ट्रेडिशनल समाज, उस जो पश्चिमी विद्वान है वहां पर उसको स्थिर करते हैं, वहां पर उसको फिक्स करते हैं वहां पर। और जब आप ट्रेडिशन को लेते हो, ट्रेडिशन को परंपरा का पर्यायवाची मानकर वहां पर अपना विवश बनाते हैं, तो दरअसल आप अपने समाजों को रीइन्वेंट करने के लिए आधुनिकता के दायरे में आ जाते हैं। इस तरह ट्रेडिशन रीइन्वेंट होती है और प्राच्यवादियों की मदद से और कॉलोनियल स्टेट की मदद से पश्चिम ने सारे एशियाई समाजों की जो परंपरा थी, जो धर्म थे, उन सबको जम के रीइन्वेंट किया। उन्होंने हिंदुओं की एक भव्य परंपरा बनाई, एक भव्य हिंदू परंपरा बनाई। उन्होंने बौद्ध
परंपरा को रीइन्वेंट करके बौद्ध ट्रेडिशन बना दिया, उन्होंने सिख परंपरा को भी रीइन्वेंट किया, उसको भी उन्होंने ट्रेडिशन बनाया और वो हम लोगों को उन्होंने थमा दी। अब हम उस ट्रेडिशन को परंपरा मानकर उसको उसके हिसाब से अपने भारतीय समाज का तात्पर्य निरूपण करने, डिकोड करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। और समाज विज्ञान तो खुलकर बिना किसी हिचक के इसके ऊपर चलता है, चाहे उदारतावादी हो, मार्क्सवादी हो या हिंदुत्ववादी, सब कुछ आधुनिकता की शर्तों के मुताबिक ही कर रहे हैं। थोड़ा भाषा शैली और प्राथमिकता का अंतर जरूर है, चाहे मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन को रेखांकित करना हो, चाहे पॉलिटिसाइजेशन के जरिए मॉडर्नाइजेशन की थीसिस हो रजनी कोठारी की, चाहे संस्कृताइजेशन का विचार हो एम श्रीनिवास का, चाहे धर्म और विज्ञान के बीच एक रैखिक संबंध निकालने की कोशिशें हो, चाहे सनातन की श्रेष्ठता स्थापित करने का रेटोरिक हो, सभी जगह आपको यही मिलेगा। जबकि असली बात क्या है? असली बात यह है, ट्रेडिशन इज नॉट ए वे ऑफ लाइफ दैट प्रीडेट्स मॉडर्निटी। ट्रेडिशन इज नॉट ए वे ऑफ लाइफ दैट प्रीडेट्स मॉडर्निटी, but an invention of the rhetoric of modernity. This is the idea which the discourses of an invention of the rhetoric of modernity. Rhetoric of modernity. अब आइए मल्टीलिंगुअलिटी के ऊपर, बहुभाषिता की। मैंने ऊपर बताया है कि भारत की समृद्ध बहुभाषिता ही वह अंतर था। हाँ, मैं फिर बताना चाहूंगा इसको। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो भाषाओं का नजारा बहुत अलग तरह का है। यहाँ पर एक नहीं, बहुत सी व्याकरण सम्मत भाषाएं हैं, इनके शब्दकोश उपलब्ध हैं, जिनके अंदर दर्शन शास्त्र लिखा जा रहा है, जो दरबार में रिकॉर्ड कीपिंग के काम आ रही हैं, जिसके अंदर तरह तरह के विचार विमर्श होते हैं और जिनका एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन, एक तरह का मानकीकरण हो चुका है संस्कृत की मदद से। तो इन भाषाओं को वो खारिज करके उनके ऊपर अपनी एक भाषा, कोई अंग्रेजी या और डच या कोई चीज नहीं थोप सकते थे। तो उन्होंने एक हथकंडा निकाला, उन्होंने हथकंडा ये निकाला कि हम मोनो मल्टीलिंगुअलिटी के जरिए इस पूरे सीन को संसाधित करेंगे। अभी मोनो मल्टीलिंगुअलिटी क्या है? मोनो मल्टीलिंगुअलिटी यह है कि हम भारत के बहुभाषी इलाके को, बहुभाषी क्षेत्र को 3-4 सुपर ऑर्डिनेट भाषाओं में बांट देते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि 3-4 उन्होंने उत्तर भारत के लिए हिंदी की रचना की, एक सुपर ऑर्डिनेट भाषा के तौर पर। फोर्ट विलियम कॉलेज भाषाओं का कारखाना था, उधर फोर्ट सेंट थॉमस कॉलेज जो था, फोर्ट सेंट थॉमस था, वहां पर वो वहां की साउथ दक्षिण भारत की भाषाओं का कारखाना था। अंग्रेजों ने बाकायदा संयुक्त रूप से भाषाओं के कारखाने बनाए और उसमें हिंदुओं, मुसलमानों सबको नौकरी पर रखा और भारत की जितनी भी भाषाएं थी उन सबके जो थिसारस थे वो खारिज कर दिए, सबके इतिहास खारिज कर दिए, उनके नए सिरे से सर्वेक्षण किए, उनके नए सिरे से शब्दकोश लिखे, सब कुछ नए सिरे से उनके व्याकरण लिखे गए। कामराज शर्मा बताते हैं कि हिंदी के काशी नागरी प्रशांति सभा ने व्याकरण लिखवाना शुरू किए, उससे पहले ही 4 यूरोपियन पादरी हिंदी के 4 व्याकरण लिख चुके थे। उन्होंने बाकायदा उसका विवरण और विवेचन किया है रामविलास शर्मा ने। और ओल्ड टेस्टामेंट ने यूरोपियनों को विश्वास दिला दिया था कि ईश्वर तभी खुश होता है, तभी प्रसन्न होता है जबकि एक भाषा होती है। जब ईश्वर को मनुष्य के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करनी होती है, आदम की संतानों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करनी होती है, तब वो उन्हें बहुभाषी होने का शाप दे देता है। जो टावर ऑफ बेबेल का पूरा वो सारा इसी तरीके से उस पूरी पुरा कथा को, जो जेनेसिस का हिस्सा है ओल्ड टेस्टामेंट की, आपके सामने बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग विद्वान हैं और उस बात को जानते हैं। मतलब मैं प्रोफेसर गणेश देवी का बहुत सम्मान करता हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ, उन्हें उद्धृत करता हूँ। सब ये समस्या केवल उन्हीं की नहीं है। भाषा परिवार की थीसिस विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी के मंच पर दी। इस थीसिस के जरिए उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट की उस हिदायत का बिल्कुल पालन किया और उन्होंने बताया कि हर एक समाज में एक आदि भाषा होती है। उस आदि भाषा के गर्भ से दूसरी भाषाएं संतान की तरह जन्म लेती हैं, तो उसके भाषा परिवार बन जाता है। इसी तरह भाषा परिवारों की थीसिस बनी। अब प्रोफेसर गणेश देवी एक वाक्य में तो ये कहते हैं कि अगर भारत की बहुभाषिता को हम कायम रखते हैं तो भारतीयता को हम कायम रख पाएंगे। दूसरे ही वाक्य में ये कहते हैं कि हिंदी जो है वो आर्य भाषा परिवार की भाषा है। आरोपी भाषा परिवार को आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं, उसी का पर्यायवाची है, उसकी भाषा है। जबकि हिंदी में पूरी परंपरा है। 1906 में इस वक्त आनंद कुमार स्वामी एंग्लिसाइजेशन ईस्ट लिख रहे थे, उस वक्त महावीर द्विवेदी एक छोटी सी किताब लिख रहे थे। उस किताब का शीर्षक था हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जिसमें वो साफ तौर पर महावीर साहब द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी संस्कृत की पुत्री नहीं है,
हिंदी संस्कृत की पुत्री नहीं है। उसके बाद आप देखिए, जब काशी नागरिक विचारणी सभा ने किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी व्याकरण लिखने के लिए कहा और उन्होंने हिंदी शब्दानुशासन नामक ग्रंथ लिखा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदी संस्कृत की पुत्री नहीं हो सकती, संस्कृत हिंदी की मां नहीं हो सकती, वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी की निसंतान मौसी हो सकती है। थोड़ा व्यंग से उन्होंने ये बात कही, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। उसके बाद रामविलास शर्मा को देखिए, एक पूरी परंपरा है व्याकरणों की, कोशकारों की, जो बार बार कहते हैं कि हिंदी संस्कृत की मोहताज नहीं है, हिंदी के संस्कृत से उतने ही संबंध है जितनी किसी भी भारतीय भाषा के साथ संबंध है। यहाँ तक दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ संस्कृत के ज्यादा गहन संबंध, गहन रिश्ते हैं। लेकिन हम लोग लगातार कहते रहते हैं कि हिंदी संस्कृत की पुत्री है, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की पुत्री है। फिर बाद में हम लोग कहते हैं कि मातृभाषा के जरिए अगर पढ़ाई हो तो हम लोग अंग्रेजी के वर्चस्व का मुकाबला कर पाएंगे। अभी मातृभाषा का शब्द कहां से आया? मातृभाषा का शब्द भी इसी पूरे डिस्कोर्स की देन है कि जब आप भाषा को जैविक रूप से उसको संसाधित करेंगे तभी तो आप कहेंगे कि आप कोई भाषा किसी की मां हो सकती है। भाई, हम अपनी मां, जहां जिसके गर्भ से हम पैदा हुए हैं और अपने परिवार में जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा को बिना किसी प्रयास के हम सीख लेते हैं। उसके लिए हमें व्याकरण पढ़ने की या अध्यापक की जरूरत तो पड़ती नहीं, कक्षा में आने की जरूरत पड़ती नहीं। तो उसको मातृभाषा क्यों कहते हैं? 18वीं सदी से पहले भारत में मातृभाषा नाम का शब्द जानता ही नहीं था कोई। मातृभाषा, कोई भाषा किसी की मातृभाषा नहीं होती थी। हमारी प्रथम भाषाएं थी, हमारे परिवार की भाषाएं थी, हमारे समुदाय की भाषाएं थी, हमारे साहित्य संस्कृति विज्ञान की भाषाएं थी, अलग अलग भाषाएं। भारत का हर व्यक्ति बहुभाषी था, कई तरीके से कई भाषाएं बोलता था। अब मुगलों को देखिए, अगर आप मानते हैं कि मुगल विदेशी नहीं थे, भारत में आ गए, भारत में ही होकर रह गए, तो आप देखिए कितनी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। अपने हरम में वो तुर्की बोलते थे, दरबार की भाषा फारसी थी, और जो बाजार की भाषा थी वो उर्दू, हिंदी मिश्रित हिंदुस्तानी ये थी। आप अनंत मूर्ति से पूछा आप कितनी भाषाएं, अनंत मूर्ति ने 4 भाषाएं बताई। वो 4 भाषाओं का इस्तेमाल करते थे लगातार। तो ये जो बहुएक भाषा है, यानी मोनोमल्टीलिंगुअलिटी है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ प्रपंच है। इस प्रपंच में हमारा पूरा भाषाई संसार फंसा हुआ है। पुराने जमाने में अंग्रेजों के भारत में आने से पहले ऐसा कुछ नहीं था कि भाषाओं के बीच में किसी भी किस्म का कोई संघर्ष नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब भाषाएं अपनी अपनी जगह थी, उनकी अपनी अपनी भूमिका थी। अब मैं अपने वक्तव्य को जल्दी से खत्म करूंगा, वरना लोग कहेंगे ये सत्र का अध्यक्ष है, दूसरों के ऊपर तो टाइम की पाबंदी लगा रहा था, वो खुद लगातार बोलते ही चला जा रहा है। देखिए, जो वो प्रकरण जो मैंने बताया था उसकी ऊपर बात करना जरूरी है, वो है उपनिवेशन का सवाल, जो तीसरा की पॉइंट है। मुसलमानों की सल्तनतों और बादशाहों को संस्कृति अंतरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि यूरोपियनों का मुख्य लक्ष्य ही संस्कृति अंतरण था। रजनी कोठारी ने अपनी विख्यात कृति पॉलिटिक्स इन इंडिया में संक्षेप में लेकिन प्रभावी ढंग से समझाया है कि मुस्लिम शासन का चरित्र मुख्यतः फौजी प्रकृति का था। उसने भारतीय और हिंदू समाज का चरित्र बदलने की कोई कोशिश नहीं की। अरविंद शर्मा हिंदू शब्द की यात्रा का मानचित्र प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि भारत के बौद्धिक मंच पर जिस मध्यकाल में हिंदू, बौद्ध और जैन ज्ञानात्मकताओं में बहस चलती रहती थी, उसके परिप्रेक्ष्य का सीमांकन सामान्यतः संस्कृत ज्ञान परंपरा से ग्रहण किए गए विमर्शी तत्वों से होता था। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, वे सत्ता में जरूर थे, लेकिन आमतौर पर वे इस वाद विवाद से दूर खड़े रहते थे। उनकी जो भी ज्ञानात्मकता थी वो इस मुकाम पर अनुपस्थिति रहती थी। भारत जैसे संस्कृति संपन्न समाज का संस्कृति अंतरण करने के लिए जरूरी था कि यूरोपियन उपनिवेशक एक बहुत बड़े पैमाने पर एक ज्ञानात्मक संहार आयोजित करें। ज्ञानात्मक संहार या तो किताबें जलाने से होता है, पुस्तकालयों को नष्ट करने से होता है, और इस तरीके से एक एपिस्टेमिक जीनोसाइड किया जा सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि ऐसा काम करने से एक बहुमुखी समृद्ध सुधीर ज्ञान परंपरा को चरण से बाहर कर दिया जाए। अगर उसे चरण से बाहर आप नहीं करेंगे तो आप कोई भी लाइब्रेरी जला दीजिए, कितनी भी पुस्तकें नष्ट कर दीजिए, कोई भी बौद्ध मठ गिरा दीजिए, लेकिन उस ज्ञान परंपरा वो अक्षुण्ण रहेगी, वो चलती रहेगी, वो समाज की ज्ञानात्मकता का संचालन करती रहेगी। अब बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा को जलाने का एक प्रकरण मुसलमानों के खाते में दर्ज है। भारतीय ज्ञान परंपरा को उसे जरूर नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उस लाइब्रेरी में लाखों बहुमूल्य पांडुलिपियां थी,
लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि 12वीं सदी के एकदम अंत में हुए इस अपवाद स्वरूप ज्ञानात्मक संहार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को निष्क्रिय कर दिया हो, वो डिसयूज में चली गई हो, संस्कृत में ज्ञानोत्पादन की धारा रुक गई हो, देश भाषाओं में साहित्य को विमर्शी रचनाओं का अकाल पड़ गया हो, या समाज में कोई ज्ञानात्मक शून्य पैदा हुआ हो जिसमें मुसलमान आक्रांताओं ने अपनी कोई ज्ञान राशि स्थापित कर दी हो। रिचर्ड किंग जैसे इतिहासकारों का तो कहना यह है कि भारतीय मध्यकाल विचारों और विमर्शों की विपुल राशि को पैदा करने वाला काल था। इसीलिए अर्ली मॉडर्निटी वाले आगे, मैं अर्ली मॉडर्निटी वाले इस पक्ष से सहमत नहीं हूं, लेकिन इसके इतिहासकारों की तो बड़ी धूम है। ये सब लोग क्यों कहते हैं कि वो मध्यकाल अर्ली मॉडर्निटी का काल था? इसीलिए कहते हैं, एक तो आबादी इधर उधर बहुत जा रही थी, एक तो वो ये बताते हैं, दूसरी बात बताते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ज्ञान राशि पैदा हो रही थी भक्त साहित्य के जरिए, सब इसलिए कहते हैं अर्ली मॉडर्निटी है। यूरोप का मध्यकाल जिस तरह अंधकार का काल डार्क एज बताया गया, उस तरह भारत का मध्यकाल नहीं था। वैसे तो बैकाली की शिक्षा संबंधी सुस्तियां बंगाल में कंपनी सरकार के शिक्षा बजट जो 1 लाख रुपए था वो पूरी तरह से अंग्रेजी की पढ़ाई पर खर्च करने की संस्कृति पर ही केंद्रित थी। लेकिन इस निर्णय तक पहुंचने से पहले उन्होंने भारतीय किसी भी प्राच्य भाषा में उत्पन्न ज्ञान को बेकार का अटकलबाजी पर आधारित वैज्ञानिकता से वंचित, एकदम स्तरहीन और 19वीं सदी की दुनिया के लिए पूरी तरीके से अनुपयुक्त करार दिया था। मैकाले का कहना था कि प्राच्य भाषाओं का ज्ञान तो इतना बचकाना है कि इंग्लैंड के किसी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं भी उस पर हंस पड़ेंगी। मैकाले से करीब 50 साल पहले नव प्राच्यवाद भारतीय भाषाओं के साथ एपिस्टेमिक छेड़छाड़ में लगा हुआ था। शेल्डन पोलक बताते हैं कि संस्कृत के प्रभाव से हुए हमारी भाषाओं के मानकीकरण नवीं सदी से ही हो रहे थे। प्राच्यवादियों ने मानकीकरण को खारिज करके लैटिन की तर्ज पर इन भाषाओं का दोबारा मानकीकरण करने की मुहिम चलाई। भाषाओं के शब्दकोश फिर से किए गए, उनके इतिहासों की रचना हुई, उनके सर्वे हुए, उनके थिसॉरस तैयार किए गए, उनके व्याकरण रचे गए। इस बार ढांचा संस्कृत से लेने की बजाय लातिन से लिया गया। यह बहुमुखी आयोजन उपनिवेशवाद की भाषाई विचारधारा के भारतीय संस्करण के तहत हो रहा था। संस्कृत की ज्ञान परंपरा के अचानक और असमय जड़ीभूत हो जाने को सुदीप कविराज ने मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी ज्ञानात्मक विच्छिन्नता की संज्ञा दी है, जो एक झटके से पैदा हुई थी। धीरे धीरे करके नहीं हुई थी पैदा, एक झटके से पैदा हुई थी। सुदीप कविराज यह भी पूछते हैं, हजारों साल से संचित हो रही इस विपुल ज्ञान राशि को किस आधार पर खारिज किया गया? उसका ज्ञानात्मक आधार क्या था? सरकारी आदेश से खारिज किया गया, बजट नहीं दिया गया, वो तो एक अलग पहलू है, तो हम सब लोग जानते हैं तथ्यों के तौर पर। लेकिन उसका ज्ञानात्मक आधार क्या था? उसका एपिस्टेमिक बेस क्या था उसको खारिज करने का? क्या ऐसा करने के लिए पश्चिमी ज्ञान परंपरा में स्थापित उन संहिताओं का सहारा लिया गया जो ज्ञान के किसी भी रूप को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए प्रयुक्त की जाती नहीं है? कविराज कहते हैं कि उपनिवेशवादियों ने ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं समझी। उन्होंने यह काम अपनी सत्ता के दम पर किया। केवल 50-60 साल के छोटे से समय में संस्कृत की समस्त ज्ञान परंपरा को पुस्तकालयों की अलमारियों में धूल खाने के लिए अभिशप्त कर दिया गया। उनकी अनुप्रयुक्तता, एप्लाइडनेस, वो चलन से बाहर होने के कारण, उनकी अनुप्रयुक्तता चलन से बाहर होने के कारण समाप्त होती चली गई। इसके एप्लाइडनेस के शून्य हो जाने के कारण इस परंपरा के नवीकरण और संवर्धन की प्रक्रियाएं समस्याग्रस्त हो गई। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम शासन पर बहुतेरे आरोप लगाए जा सकते हैं, पर अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञानोत्पादन, भाषाओं और धर्म के साथ जो किया, यह आरोप उन पर नहीं लगाया सकता। ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मेरी दृष्टि से नहीं गुजरा है जो यह बताता हो कि कभी संस्कृत या फारसी पर तुर्की थोपी गई हो, कभी संस्कृत पर फारसी या तुर्की थोपी गई हो, कभी भक्त कवियों को अवधी या ब्रज में कविता लिखने से हतोत्साहित किया गया हो, या संस्कृत के विमर्शकारों को राजकीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा हो। ज्ञानात्मक विच्छिन्नता की स्थितियां तैयार करना मुस्लिम शासन के एजेंडे पर कभी था ही नहीं। यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने विच्छिन्नता से बने शून्य में जिस पश्चिमी ज्ञान को स्थापित किया, उसका वाहक केवल अंग्रेजी को ही नहीं बनाया गया। 1925 में आई ब्यूरो ऑफ एजुकेशन की संस्तुति रिपोर्ट की संस्तुति के अनुसार उसे भारत की किसी भी भाषा में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। नतीजा यह निकला कि आप अंग्रेजी से बच सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न सोशल थ्योरी से नहीं बच सकते। आप तमिल में पढ़िए, आप गुजराती में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, किसी में पढ़िए, आपको पढ़नी वेस्टर्न सोशल थ्योरी पड़ेगी। इसको में हॉब्स लॉ रूसो पढ़ना पड़ेगा, या दरीदा और अगम्बेन पढ़ना पड़ेगा, दरीदा फूको और अगम्बेन पढ़ना पड़ेगा, यही पढ़ना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा। जाहिर है जिस कोलोनियलिटी या औपनिवेशिकता का प्रक्षालन हम करना चाहते हैं, उसके मूल में यही ज्ञानात्मक विच्छिन्नता है। ये मुस्लिम शासन की देन नहीं है,
बल्कि यूरोपीय उपनिवेशवाद की देन है। इस लिहाज से हमें सोचना चाहिए कि भारत के डबल कोलोनाइजेशन की थीसिस हमें कैटोफैटिक माध्यम से भारत बोध के निकट पहुंचने दे सकती है या नहीं। अब बिल्कुल मैं 1 मिनट केवल आपको दूंगा। देखिए, औरों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी बौद्धिकता का जन्म यूरोपीय उपनिवेशवाद द्वारा आरोपित ज्ञानात्मक विच्छिन्नता के गर्भ से ही हुआ है। मैं उसी की संतान हूं। कैटोफैटिक में अटके रहने का कारण भी यही है। लेकिन दुनिया में ऐसी कुछ हस्तियां हैं जिन्होंने विमर्श और व्यवहार के स्तर पर इस ज्ञानात्मक विच्छिन्नता को लांघने की अभूतपूर्व उपलब्धि की है। मेरा प्रस्ताव है कि क्यों ना अतीत और वर्तमान की इन हस्तियों की एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए। मैं देखना चाहता हूं कि शिमला के इसी विख्यात संस्थान के गोष्ठी कक्ष में की कुर्सियों पर एक साथ फिलोसफिया पेरेनिस सूत्रबद्ध करने वाले प्रोफेसर सरन भी हों और कैप्टिव माइंड के सिद्धांतकार सैयद मोहम्मद अल्ताफ भी हों। यहीं वासुदेव शरण अग्रवाल भी बैठे हों और काशी प्रसाद जायसवाल भी यहाँ बैठे हों। आनंद कुमार स्वामी भी हों, इमानुएल वॉलरस्टीन भी हों और सुदीप्त कविराज भी हों। आशीष नंदी के साथ साथ उनके प्रिय फ्रांस फानो और अल्बर्ट मेमी भी यहीं बैठे हों। कॉलोनियल कॉन्शियसनेस का सूत्रीकरण करने वाले बाल गंगाधर को बुलाए बिना ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। इसमें हमें क्लॉड एके की भी जरूरत है और नुगी वा थ्योंगो की भी। शेल्डन पोलक को बुलाने पर आधा वल्लभ त्रिपाठी को कुछ आपत्ति हो सकती है। फिर भी उन्हें और पोलक को मिलाकर संजय सुब्रमण्यम और डेविड शुलमैन की मंडली कई तरह की अंतर्दृष्टियां मुहैया करा सकती है। अफ्रीका और एशिया की यह उपस्थिति तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक लातिन अमेरिका की डीकोलोनियलिटी की नुमाइंदगी करने वाले वामन प्यूमा डी अयाला और ग्लोरिया एंडेलजुआ की मौजूदगी नहीं होगी। डीकोलोनियलिटी की कसौटी पर मार्क्सवाद को फ्रैक्चर करने वाले होसे कार्लोस मार्टिगोई का भी होना यहाँ लाजमी है। मेरा प्रस्ताव है इस गोष्ठी की अध्यक्षता केवल एक ही हस्ती कर सकती है और वे है महात्मा गांधी, और इसके उपाध्यक्ष केवल धर्मपाल हो सकते हैं और इसका संचालन केवल एक ही विद्वान कर सकता है और वे है डीकोलोनियलिटी और डेलिंकिंग के भारतीय वाल्टर न्यूमैन। आप लोगों को लग रहा होगा इतनी देर बोलते बोलते इस आदमी का दिमाग घूम गया, लेकिन मेरा यह रूपक पूछता है कि क्या भारत दो डीकोलोनियलिटी के ग्लोबल विमर्श से कटकर उपलब्ध किया जा सकता है, जिसने हमसे हमारा भारत बोध छीना था। कोई उपनिवेश आखिरकार एक ग्लोबल परिघटना ही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।